जंगल में इस पेड़ के नीचे गांव वाले भी आने से डरते हैं और ये दो पिद्दी सा बच्चा बेल के पेड़ पर पत्थर मार रहे हैं। रुको, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। गर्मियों के मौसम में अचानक बारिश और तूफान होने लगती है। ऐसे ही एक शाम को तूफान की वजह से आम के पेड़ से धड़ाधड़ आम गिर रहे थे। इधर रसोई में तब बिट्टू, मीठी, टीवी बंद करके अब पढ़ाई करने बैठो। आजकल के बच्चे सिर्फ टीवी और मोबाइल ही देखते रहते हैं। अरे तूफान में आम गिर रहा है, तुम दोनों जाके उठा कर लाओ। तभी उनके पिता ऑफिस से घर लौटते हैं और अचानक बिजली चली जाती है। अरे बिजली चली गई, अब मैं कैसे कार्टून देखूंगी? हाँ, मोबाइल में भी चार्ज खत्म हो गया, अब मैं गेम भी नहीं खेल सकता। तभी रुक्मिणी एक मोमबत्ती जलाकर उनके पास आती है। आजकल तुम लोग टीवी और मोबाइल के बिना कुछ समझते ही नहीं। जब हम बच्चे थे तो तूफान उठते ही हम दौड़कर जंगल से आम उठाने जाते थे और जब हमारे घर में बिजली चली जाती थी तो सब मिलकर दादाजी से भूतों की कहानी सुनते थे। लेकिन आप दोनों तो हमें कहानियाँ सुनाते ही नहीं, आप दोनों ही काम में व्यस्त रहती हो। पापा, आज एक कहानी हमें सुनाओ ना पापा। फिर शेखर कपड़े बदलकर बच्चों के साथ आंगन में बैठते हैं। शाम के नाश्ते में रुक्मिणी कुछ बना कर लाती है, साथ में चाय भी लाती है। फिर एक कहानी सुनाइए ना पिताजी, हमें भूत की कहानी सुनना है। तब तूफान थोड़ा थम जाता है और शेखर आंगन में बैठकर बच्चों को कहानी सुनाने लगते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गर्मियों की छुट्टी मिलते ही माँ के साथ जाता था मामा के घर। गांव के खूबसूरत नज़ारे, गौशाला में गाय और तालाब मछलियों से भरी होती थी और घर के आंगन में थे एक बड़ी इमली के पेड़ और मामा के बेटा प्रशांत था मेरा खेलने का साथी और दादी हमें एक चीज से बार बार सावधान करती थी। ओ नो बच्चा, दिन भर घर में ही खेलना, बाहर कहीं मत जाना, तालाब के किनारे भी नहीं। खबरदार, गांव के किनारे वो बेल के पेड़ के पास मत जाना। शेखर, तुम्हारी माँ कुछ दिनों के लिए हमारे पास तुमको छोड़ गई है। बुजुर्गों की सारी बातें मानकर चलना बेटा। लेकिन मैं और प्रशांत बहुत शरारती थे। दादी की बात ना मान के हम उस बेल के पेड़ के पास गए थे। फिर प्रशांत, दोपहर को सब सो रहे हैं, चल हम उस बेल के पेड़ से कुछ बेल तोड़ कर लाते हैं, शरबत बना के पियेंगे। नहीं, माँ दादी को पता चला तो हमें बहुत डांटेगी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, चल ना। फिर दोनों भाई मिलकर वहाँ बेल के पेड़ के पास जाते हैं। ये क्या देख रहा हूँ, जमीन पर एक भी बेल नहीं गिरा। चल हम दोनों मिलकर पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं। फिर दोनों भाई मिलकर पत्थर फेंक के बेल तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक पत्थर सीधा जाके पेड़ पर बैठी चुड़ैल को लग जाता है। अरे बाप रे बाप, मर गई। देखो तो सही, कौन मुझे इस तरह से पत्थर फेंक के मारा। ये कहकर चुड़ैल नीचे की तरफ देखकर कहती है, अरे अरे, देख रही हो, ये दोनों तो पिद्दी सा बच्चा है। इन दोनों की इतनी हिम्मत, जंगल में इस पेड़ के नीचे गांव वाले भी आने से डरते हैं और ये दो पिद्दी सा बच्चा बेल के पेड़ पर पत्थर मार रहे हैं। रुको, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। चल प्रशांत, घर चलते हैं, पत्थर से भी एक बेल नहीं गिरा। ठीक तभी चुड़ैल पेड़ से एक पका हुआ बेल और उसके साथ कुछ और भी नीचे फेंकती है। वो देख, वो एक बेल गिरा, चल। प्रशांत दौड़ते हुए जाके बेल उठाता है। तभी उसे एक अंगूठी भी दिखाई देता है। प्रशांत थोड़ा हैरान होकर भी अंगूठी उठाकर अपनी उंगली में पहन लेता है। फिर प्रशांत, अब जल्दी से घर चल, इस बेल की शरबत बना के हम पियेंगे।
फिर दोनों भाई घर लौट आते हैं। इसके बाद धीरे धीरे शाम होते ही प्रशांत के आचरण में अजीब बदलाव दिखने लगता है। रात को जब सब खाने बैठते हैं, मुझे चावल दो और चावल दो, मांस दो, मुझे बहुत भूख लगा है, बहुत भूख लगा है, कितने दिनों से मांस नहीं खाया, और भी दो मुझे। उसकी माँ उसे खाना परोसते ही वो तुरंत ही सारा खाना खा लेता है। ये देख प्रशांत की माँ अपनी सास से कहती है, माँ मेरे बेटे को क्या हो गया है, इतना क्यों खा रहा है, ये तो कभी इतना नहीं खाता था। वो कुछ नहीं बहू, बच्चा है, जोरों से भूख लगा होगा, शायद इसीलिए मेरा पोता आज इतना खा रहा है, उसे थोड़ा और दो। अगले दिन सुबह से प्रशांत का आचरण और भी अजीब हो जाता है। वो घर के सारे चीजें फेंकने लगता है और सबको काटने दौड़ता है। कभी कभी तो दीवार पर जोर जोर से अपना सिर खुद ही मारने लगता है और रात होते ही उसे तेज बुखार आता है। डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? ये ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसकी धड़कन साधारण इंसान से बहुत तेज चल रहा है। मुझे ठीक नहीं लग रहा। इधर बिट्टू और मीठी पूरी ध्यान लगा के कहानी सुन रहे थे। कहानी बताते हुए शेखर जब थोड़ी रुकता है, पापा फिर प्रशांत अंकल को क्या हुआ? असली घटना तो इसके बाद शुरू हुई। रात को प्रशांत मेरे बगल में ही सो रहा था। तब आधी रात को मैं देखता हूँ कि प्रशांत मेरे बगल से उठ गया। मैं भी उसका पीछा करने लगा और जो मैंने देखा उससे मेरा रोंगटे खड़े हो गए। देखा कि प्रशांत इमली के पेड़ पर चढ़ के पैर झुला रहा है और उसका हाथ लंबा करके तालाब से मछलियां पकड़कर कच्चा चबा चबा कर खा रहा था। कितने दिनों बाद किसी इंसान के शरीर में घुसी हूँ। इतनी आसानी से तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी। जब तक ये अंगूठी इस लड़के के हाथ में रहेगी, मैं इसके शरीर में ही रहूंगी और हर रोज मैं तरह तरह की खाना खाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही मैंने मामा, मामी और दादी को सब कुछ बता दिया। तब सभी दौड़कर पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ देखा मछलियों की हड्डी बिखरे पड़े हैं। अब क्या होगा? इस चुड़ैल के हाथ से मेरे बेटे को कौन बचाएगा? चिंता मत करो बहू, मैं आज ही एक बड़े तांत्रिक को बुलाकर घर में यज्ञ करवाती हूँ। फिर शाम होते ही तांत्रिक बुला के यज्ञ शुरू किया जाता है। ओम ह्रीं क्रीं छट, ओम ह्रीं क्रीं छट। तांत्रिक जैसे ही यज्ञ में आहुति देता, प्रशांत पागल की तरह हरकत करने लगता है। मामा मामी उसे पकड़ कर रखते। छोड़ दे मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ दे। उसके शरीर से बाहर आ, कहता हूँ बाहर आ, नहीं तो मैं तुझे। तांत्रिक आहुति देता रहा और मैं उसी समय प्रशांत के हाथ से वो अंगूठी निकालकर यज्ञ की आग में फेंक देता हूँ। ठीक तभी वो डरावनी चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। अरे बाप रे, जान लगाई, मैं जान लगाई रे, अरे बाप रे, जान लगाई। फिर वो चुड़ैल यज्ञ की आग में जलकर भस्म हो जाती है। पूरी कहानी बिट्टू और मीठी ध्यान से सुन रहे थे। फिर मीठी कहती है, फिर क्या हुआ पापा? फिर क्या, उस बेल के पेड़ से चुड़ैल हमेशा के लिए चला गया। फिर जब भी मामा के घर जाता था, उस पेड़ से बेल तोड़कर हम शरबत बना के पीते थे। फिर बिजली भी आ जाती है। तभी रुक्मिणी ने बोली, बस बहुत हो गया कहानी सुनना, बिजली आ गई है, अब जाकर पढ़ाई करो। बिट्टू, मीठी, जोर जोर से पढ़ना ताकि तुम्हारी आवाज मैं रसोई से सुन सकूं। फिर दोनों भाई बहन कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगते हैं। ठीक तभी
वो छत पर किसी के चलने की आवाज सुनते हैं। भैया, छत पर ये कैसी आवाज हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा है। उधर उनके घर की छत पर दिखाई देती है एक डरावनी चुड़ैल। तभी अचानक चुड़ैल पेड़ की टहनी से सीधा उनके सामने कूद जाती है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी। बंटी हर साल गर्मी की छुट्टियों में शांतिपुर गांव अपने चाचा के घर छुट्टियां मनाने जाता है। चाचा के 2 बच्चे जीत और मीमी, उनके साथ बंटी का गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोपहर को जब वो तीनों तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे, तभी अचानक आसमान काले बादलों से छा जाते हैं और देखते ही देखते तेज तूफान शुरू हो गया। ए बंटी, आम उठाने रामरतन बाबू के बगीचे जाएगा क्या? हाँ, बहुत मजा आएगा। इतनी तेज तूफान में बहुत सारे आम गिरेंगे। लेकिन भैया, रामरतन बाबू का बगीचा, रामरतन बाबू तो बहुत साल पहले ही मर चुका है। मैंने सुना है, सब कहते हैं कि अब वो भूत बनके सबको डराता है। वहाँ मत जाओ ना भैया। अरे डरपोक कहीं का, वो सब भूत कह के कुछ नहीं होता। ये लोगों का गलतफहमी है। भैया, मल्लिक बाबू के बगीचे में भी तो बहुत सारे आम हैं। चलो ना वहाँ चले। अरे स्कूल से लौटते समय देखा, रामरतन बाबू की बगीचे में बहुत सारे आम हैं और वहाँ भूतों की डर से कोई नहीं जाता। हमें बहुत सारे आम मिलेगा, चल। ये कहते ही तीनों भाई बहन मिलके जाते हैं रामरतन बाबू के बगीचे से आम लाने के लिए। तब शाम हो चुकी थी और काले बादल से चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तेज तूफान की वजह से सारे पेड़ हिल रहे थे और इधर उधर से पेड़ की शाखाएं टूटने की आवाज आ रही थी। वो देख बंटी, रामरतन बाबू के बगीचे में उस बड़े आम के पेड़ के नीचे कितने सारे आम गिरे हैं। जल्दी चल। अरे ये तो आम की पहाड़ बन गई है, चल चल। तूफान में गिरे हुए आम तीनों भाई बहन मिलके उठाने लगे। अचानक बंटी, जीत और मीमी को लगने लगा कि उनके साथ कोई और भी आम उठा रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पर कोई नजर नहीं आ रहा था। हम कितने देर से आम उठा रहे हैं, लेकिन हमारे बैग क्यों नहीं भर रहा है? सच में लग रहा है कोई हमारा आम चुरा रहा है। इतने आम उठाने के बाद भी बैग नहीं भरा और ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे पीछे और भी कोई घूम रहा है। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना, हम यहाँ से अभी भाग जाते हैं। हमें जितने आम मिले हैं वही काफी है। चलो ना भैया। लेकिन जीत बंटी और मीमी को साथ में लिए ज्यादा आम उठाने की लालच में और गहरे जंगल में प्रवेश करते हैं। तेज तूफान की परवाह किए बिना तीनों भाई बहन आम उठाने में लगे रहे और थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो गई। अरे भैया, अब तो बारिश भी शुरू हो गई। चलो ना भैया, अभी हमें घर चले जाना चाहिए। मीमी की बात खत्म होते ही उन्हें सुनाई देता है तेज तूफानों की आवाज के साथ किसी का गाने की आवाज। कौन जाग रहे हो? सुने हो कि उसके पायलों की छम छम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और कभी कभी तो गाना बंद होते ही रोने की आवाज आ रही थी। हमें जितना मिला है वही काफी है। अब यहाँ से चल, मुझे भी इस जंगल में डर लग रहा है। हाँ, जल्दी से भाग यहाँ से। लेकिन अंधेरा इतना है कि रास्ता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हम क्या करें? क्यों रे?
हमारे बगीचे से आम चोरी करके भागने के लिए सोच रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला। तभी अचानक चुड़ैल पेड़ की टहनी से सीधा उनके सामने कूद जाती है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी। उसके साथ साथ और 2-3 भूत न जाने कहां से वहां आ जाते हैं। हमें छोड़ दीजिए, हम गलती से कभी भी आपके बगीचे में आम उठाने नहीं आएंगे। इस बैग की सारे आम आप ले लीजिए, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। छोड़ दो, कहने से ही छोड़ दूंगा। कितने दिनों बाद इंसान के बच्चे मिले। आज हम सारे भूत मिलके खाएंगे। आज हमारे मालिक के शादी है और खाने की मेनू में तुम सब रहोगे। ये कह के भूत, चुड़ैल और डायन मिलके मीमी, बंटी और जीत को उठा के सीधा ले जाते हैं उनके डेरे में। देखिए हुजूर, देखिए आज मैं क्या पकड़ के लाया। आज शादी का माहौल पूरा जम जाएगा। क्या रे हमदो, ये तूने क्या पकड़ के लाया? 3 इंसानी बच्चे, मांस खाऊं कच्चे कच्चे, चबा के खाऊं या चीर के खाऊं, कैसे खाऊं सोच ना पाऊं। न जाने कब शाम ढल के रात हो चुकी थी। तूफान भी रुक गया था, लेकिन तब तक जीत, बंटी और मीमी घर नहीं लौटे थे। इसीलिए बंटी के चाचा बहुत चिंता करने लगे। इतनी रात हो गई, वो तो अब तक नहीं लौटे। नहीं, बैठे रहने से काम नहीं होगा। मैं जाके आस पड़ोस में उन्हें ढूंढता हूँ। इसके बाद बंटी के चाचा आस पड़ोस में पूछने लगा कि क्या किसी ने बंटी, जीत और मीमी को देखा है कि नहीं। तभी पड़ोस के एक लड़के ने कहा, चाचा, मुझे लगता है वो तीनों उस भूतिया बागीचे में गए हैं। दोपहर को तालाब के किनारे बैठे बोल रहे थे कि राम रतन बाबू के बगीचे में बहुत सारे आम है। मैं अपने कानों से सुना। इधर तब तक भूतों ने बंटी, जीत और मीमी को लेकर उत्सव मनाने लगे थे। ए चुड़ैल, क्या तुम्हारी मेकअप हुई? मुझे तो शादी से ज्यादा भूख लग रही है। आज मेरे शादी में इंसानी मांस खाएंगे, वो भी इंसानी बच्चे की मांस। बंटी के चाचा उन्हें ढूंढते हुए राम रतन बाबू के बगीचे में आ गए थे। फिर वो एक डरावनी स्थिति की अनुभव करते हैं, क्योंकि इधर उधर से कभी कभी पायलों की आवाज तो कभी रोने की आवाज आ रही थी। इससे उसको डर लगने लगा। अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद उसे भी उस भूतों की डेरे में ले जाता है। देखिए मालिक, और एक इंसान आज पूरा जम जाएगा। ऐसी भूतों के तांडव देखकर क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे उसका हाथ पैर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अरे बाप रे, बचने का क्या कोई उम्मीद नहीं है? मुझे भूत का खाना बनना पड़ेगा। इन भूतों की हाथ से बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बुद्धि आया। बंटी के चाचा पॉकेट से अपना मोबाइल निकाले। फिर उसने अपने मोबाइल पर कई भूतों की तस्वीर दिखाई। फिर कहा, ये देख, मेरे इस यंत्र पर कितने सारे भूत पकड़ के रखे हैं। मुझे अभी छोड़ दे, नहीं तो इस यंत्र पर तुम सबको एक एक करके कैद कर लूंगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और मेरे ताकत से तुम जैसे छोटे छोटे भूतों को मैं इस यंत्र पर कैद करता हूँ, समझे?
अरे बाप रे, गलती से मैं ये किसको उठा लाया। लगता है आज हम सारे भूत खत्म हो जाएंगे। इसके बाद वो कुछ सूखे मिर्च और सरसों को जलाकर धुआं करते हैं। फिर बंटी के चाचा भूत भगाने की झूठा मंत्र जपने लगे। अरे बाप रे, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। उस ब्रह्म दैत्य से अब मेरी शादी नहीं होगी। वो ममदो न जाने कहाँ से इंसान पकड़ के लाया और मेरी शादी बर्बाद कर दी। लगता है आज मेरा शादी बर्बाद हो गया। मेरा शादी का सपना सपना ही रह गया। इसके बाद सारे भूत डर के मारे जीत, बंटी और मिमी को छोड़ देते हैं। फिर वो सभी भूत वहाँ से अदृश्य हो गए। क्यों रे, ज्यादा आम की लालच में फिर कभी भूत की बगीचे में जाएगा क्या? नहीं चाचा, दोबारा कभी इस बगीचे में नहीं आऊंगा। पूरे गांव के लोग इस बगीचे में आने से डरते हैं और तुम सब आम उठाने इस बगीचे में ही आए। अगर मैं वक्त पर यहाँ पर नहीं आते तो बड़ा मुसीबत हो सकता था। इसके बाद बंटी के चाचा जीत, मिमी और बंटी को लिए उस भूत की आम बगीचे से निकलकर घर की तरफ चले गए। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें। और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं सिद्धार्थ, मुकेश, अनबरुल, निशांत, रवि किशन, ऋतिक, सूरज, दिवाकर, विक्रम, नवीन, आरोही, मंजिता, रिफत, राजेश। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।